हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कैटालिस्ट के ऊपर डिस्कस किया था और हमने टाइप्स ऑफ कैटालिसिस भी पढ़ा था। फिर हमने कुछ प्रोमोटर्स और पॉइजन पढ़े थे। प्रोमोटर्स का वर्क होता है कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करना और पॉइजन का वर्क होता है कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करना। मैं आपके सामने वापस कैटालिस्ट को बता देता हूँ कि कैटालिस्ट आखिर क्या होता है। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज कर देता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, देन और क्या होता है कैटालिस्ट? कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। नोट कर लीजिए पॉइंट, कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। और कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन में अपने केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना वापस क्या मिल जाएगा, लास्ट में आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कैटालिस्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद वापस अपने केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज हुए बिना आपको बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में एज इट इज मिल जाएगा। जैसा कैटालिस्ट आपने लिया था वैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ये होता है एक कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट आखिर वर्क कैसे करता है, रियलिटी में कैटालिस्ट आखिर वर्क कैसे करता है, उसके ऊपर आज हमें डिस्कस करना है। तो टॉपिक हमारा है आज का मॉडर्न थ्योरी ऑफ हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। हम कौन से कैटालिसिस पढ़ेंगे? हिट्रोजीनियस कैटालिसिस को डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैटालिस्ट का आखिर वर्क कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी और रिएक्टेंट के बीच में कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है कि जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि टॉपिक में आखिर होगा क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए, इमेजिन करना कि आपके पास एक रूम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। याद रखिए, मैं इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ, याद करते रहिए, मेरी बात या सुनते रहिए ध्यान से। आपके पास एक रूम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक रिएक्शन पढ़ी थी, हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है। रिएक्शन ये थी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करती है, अमोनिया गैस फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? अमोनिया गैस फॉर्म करती है। ठीक है, नाइट्रोजन भी क्या गैस है, हाइड्रोजन भी क्या गैस है, रिएक्शन हमने बैलेंस करती। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, ये दोनों क्या थी, गैसियस मॉलिक्यूल थे। आपके पास एक रूम है, रूम के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे हैं। क्या गैसियस मॉलिक्यूल अगर रेंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या इजीली रिएक्शन कर जाएंगे? क्या एक रिएक्शन कब होती है? जब आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे तभी आपकी रिएक्शन होगी। ध्यान से समझिएगा। आपकी आप बाइक चला रहे हो, आपने बाइक चलाते चलाते सामने वाले किसी पर्सन को, किसी की बाइक को जाकर एक्सीडेंट कर दिया आपने। तो क्या होगा? आपने एक्सीडेंट किया मतलब कि आपके उसके साथ क्या हुई, कोलिजन हुई, टक्कर हुई। उस टक्कर की वजह से क्या होगा, मैटर होगा, आपका लड़ाई होगी। तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब कि कुछ लड़ाई होगी। जैसे मैं अपने कोलिजन हुआ, आपकी बाइक उस सामने वाले की बाइक के साथ टकराई, तभी तो मैटर हुआ कुछ। तो मैटर क्या आपका, जो मैटर जो हो रहा है आपका, वो क्या आपका प्रोडक्ट है। तो वही चीज यहां समझिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अगर कोलाइड होगी, एक दूसरे के साथ कोलाइड होगी, एक दूसरे के साथ टकराएगी, तभी तो ये अमोनिया गैस फॉर्म करेंगे, तभी तो ये अमोनिया गैस फॉर्म करेंगे। सही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होगी, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे और तभी आपको क्या मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी। तो अभी क्या हो रहा है, अभी रूम में रेंडमली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, मूव कर रही है। रेंडमली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रूम में मूव कर रही है, तो उनके कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो हमने क्या किया, हमारी अगर कांटेक्ट में नहीं आ रही तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा इजीली, हमारे रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना है, तो हमने क्या किया, हमने एक कैटालिस्ट यूज़ किया। मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन की मेटल लिया, एक आयरन मेटल का सरफेस लिया मैंने, ये मेरा आयरन मेटल का ब्लॉक है। ठीक है, इस आयरन मेटल के ब्लॉक में होगा क्या, ये मेरा कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट की जैसे मेरा वर्क करेगा। आयरन मेटल क्या करेगा, ये आयरन मेटल अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या होगा, आयरन जो ब्लॉक लिया आपने, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को अपनी सरफेस के ऊपर वीक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। ठीक है, पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया तो अब देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले क्या कर रही थी, पहले रूम में
कहीं भी मूवमेंट करी थी, ठीक है, रैंडमली मूवमेंट करी थी। अब क्या हुई, वो एक सरफेस पे आके बैठ गई है। अब सरफेस पे जैसे ही आई तो दोनों क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि एक दूसरे क्या ये अभी ये क्लोज आ चुकी है। जैसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के क्लोज आई है तो ये दोनों अब क्या करेगी, अब कांटेक्ट में आएगी और क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। और रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो कौन होगा, आपका अमोनिया। तो यहाँ पर आयरन का मेन काम क्या था, आयरन का मेन काम था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के बीच में कोलिजन करवाना, इनको कोलाइड करवाना, इनको कांटेक्ट में लाना, ये काम था आयरन का। तो आयरन ने क्या किया, एज अ कैटलिस्ट वर्क किया। होगा क्या, अब जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर अमोनिया फॉर्म करेगी तो अमोनिया क्या करेगी, आपकी जो आयरन मेटल है उसकी सरफेस को छोड़ के क्या करेगी, यहाँ से मूव कर जाएगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो ये मूव कर जाएगा। ये मूव कर गया, आपकी सरफेस क्या होगी, वापस फ्री हो जाएगी, आपको नई सरफेस मिल जाएगी। अब नई सरफेस पे नए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, उस पर कंबाइन होकर खुद कोलाइड होंगे और वापस अमोनिया गैस फॉर्म करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन नहीं हो पा रहे थे वो अब क्या हो गए, इजीली कंबाइन हो पा रहे। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गए, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। क्लोज क्यों हुए, बिकॉज ऑफ आयरन मेटल की वजह से। तो आयरन मेटल ने क्या किया, आयरन मेटल ने रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज किया। तो इसने क्या किया, इसने एज अ कैटलिस्ट की जैसे वर्क किया। और जब रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप आयरन की मेटल को वापस उठाओगे, उसकी जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को वापस उठाओगे तो आपको आयरन मेटल एज इट इज मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने कैटलिस्ट लिया उसने अपनी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होने दिया। तो यही मेन वर्क होता है कैटालिसिस का। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि आज के हम टॉपिक में क्या समझने वाले हैं। देखिए मैं कुछ थ्योरी के थ्रू और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, चलिए मेरे साथ। देखिए क्या है, फर्स्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कैटालिस्ट, sorry, on the surface of solid catalyst by forming of weak chemical bonds। वापस पढ़िए लाइन को, क्या है लाइन, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट बाय फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड्स। कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर, सॉलिड सॉलिड कैटालिस्ट की सरफेस पे क्या करेगी, वीक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगी और क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो यही पढ़ा था, आयरन मेटल की हमने ब्लॉक ली थी, इसकी सरफेस पे क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, वीक केमिकल बॉन्ड बनाए और क्या हो गई, एड्सॉर्ब हो गई। फिर क्या होगा, अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस द एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, जो आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, इन नेचर। द हीट रिलीज्ड इज सप्लाइड एज एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्शन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो आपका एड्सॉर्प्शन होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो आपकी एड्सॉर्ब होगी तो ये क्या करेगी, कुछ हीट को रिलीज करेगी। और जो ये हीट रिलीज करने वाली है वो ही हीट क्या करेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करने के लिए वैलिड होगी, रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए काम करेगी। कैसे काम करेगी, देखो समझना ध्यान से, एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में काम करेगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है उसे क्या कहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। वापस सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जिस रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की आपको नीड है उसे क्या कहते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या हुआ, आपकी जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस में क्या है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस का N2 मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस में भी क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों मान लीजिए कि ये आयरन के सरफेस है, ये आयरन की सरफेस है, इस सरफेस पे आके दोनों बैठ गए, दोनों क्लोज भी आ गए एक दूसरे के, मान लिया दोनों क्लोज आ गए। क्या क्लोज आने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, नहीं। रिएक्शन कब होगी इनके बीच में, जब इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तभी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होगी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की नीड है वो एनर्जी कहाँ से मिली, हमें एड्सॉर्प्शन की वजह से मिली। जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर या फिर कैटालिस्ट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई, यहाँ से कुछ हीट रिलीज हुई, यहाँ से कुछ हीट रिलीज हुई। और जो हीट रिलीज हुई उस हीट ने क्या किया, उस हीट ने इनके बीच का बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक्टिवेट हुए और कंबाइन होकर क्या फॉर्म की, इसने अमोनिया गैस फॉर्म करी।
तो ये बेसिक वर्क होता है कैटालिस्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि आखिर कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है। मैं और भी ज़्यादा मैकेनिज्म के कुछ स्टेप लिख के लाया हूँ, उसके थ्रू और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आगे चलते जाइए मेरे साथ, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी हमने ये देख लिया सेकंड स्टेप हमारा, जो हमने सेकंड स्टेप लिखा था क्या था कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, और यहाँ से जो हीट रिलीज होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में सप्लाइड होगी रिएक्शन के अंदर। तो जो एड्सॉर्प्शन हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो आयरन मेटल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हुई, उसकी वजह से क्या हुई, कुछ हीट रिलीज हुई। जो हीट रिलीज हुई उसने क्या किया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया, जिससे ये दोनों कोलाइड हुए, कंबाइन हुए और क्या फॉर्म की, अमोनिया गैस फॉर्म की। इस तरह से क्या मिला आपको, प्रोडक्ट मिला। नाउ मूव करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, देखो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ही थी जो मैंने आपको पहले बताई वो, ठीक है। क्या होगा, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज टुवर्ड द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे, ये क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होंगे कहाँ पर, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की सरफेस पे जाके क्या होंगे, ये डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि एड्सॉर्ब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, डिफ्यूज होकर ये एड्सॉर्ब हो गए। ठीक है, कैसे एड्सॉर्ब होंगे, तो वीक केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करके क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होगी, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर्मिंग प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुए एड्सॉर्ब हो चुके हैं, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो आपकी एड्सॉर्ब हो चुकी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो आपकी एड्सॉर्ब हो चुकी है कैटालिस्ट की सरफेस पर, ये गैसेस मॉलिक्यूल अब क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो एड्सॉर्प्शन होगा उसमें कुछ हीट रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होगी वो रिएक्शन में एज एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में वर्क करेगी, और वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगी, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगी, और क्या करेगी, ये दोनों कोलाइड होकर क्या फॉर्म करेगी, आपकी अमोनिया फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अमोनिया फॉर्म हो रही है। एक और चीज ध्यान से समझना, जब आपकी सरफेस पर आपकी कैटालिस्ट की सरफेस पर जो गैसेस आपकी कोलाइड कंबाइन हुई है, जैसे नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस थी, ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है पूरा, और ये हाइड्रोजन कुछ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या हुआ, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दोनों कंबाइन हो गई और क्या फॉर्म कर दिया, इन्होंने अमोनिया फॉर्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये मॉलिक्यूल भी कंबाइन हो जाएंगे और ये भी क्या फॉर्म कर देंगे, अमोनिया फॉर्म कर देंगे। अब ये अमोनिया फॉर्म करेंगे तो उनके लिए फॉर्म करने के लिए, अमोनिया फॉर्म करने के बाद इनको अपना जो बॉन्ड बनाया इन्होंने कैटलिस्ट के साथ, जो वीक एट्रेक्शन फोर्स जो इन्होंने क्रिएट किया था कैटलिस्ट के साथ इसकी सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के लिए, उस बॉन्ड को भी क्या करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करेगी, सरफेस को छोड़ देगी। जैसे ही सरफेस छोड़ देगी ये आयरन की, तो कैटल आयरन की सरफेस वापस आपको मिल जाएगी। इस आयरन की जो नई सरफेस मिली, इस पे नए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, और वापस क्या होंगे, वो एक दूसरे से कोलोइड होंगे और आपको अमोनिया गैस फॉर्म करेंगे, और वो भी इस वीक एट्रेक्शन फोर्स को ब्रेक करके वापस यहाँ से इसकी सरफेस को छोड़कर आगे चले जाएंगे। इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। जब आप लास्ट में चेक करोगे सारा प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया है, और आप आयरन मेटल को चेक करोगे, जो आपकी कैटलिस्ट है उसकी सरफेस को चेक करोगे, तो आपको वो एज इट इज मिलेगी। मतलब कि यही हुआ कि कैटलिस्ट ने अपनी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होने दिया। तो यही है हमारा फोर्थ पॉइंट, द प्रोडक्ट में गेट डिजॉल्व फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड डिफ्यूज अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, लीविंग द कैटलिस्ट सरफेस फ्री। जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कैटलिस्ट की सरफेस से डिजॉल्व होकर वहां से उसको छोड़कर उसे फ्री कर देगी और मूव कर जाएगी। तो जैसे इस कैटलिस्ट की सरफेस वापस फ्री होगी, वो नए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा और नए प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये बेसिक वर्क होता है एक कैटलिस्ट का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, जो मैं टॉपिक में बोल रहा हूँ यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूजफुल होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप इन सबको समझते जाइए वन बाय वन, और इन सब नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, नाउ नाउ अब हम कुछ बात करेंगे कैटालिस्ट के लिए कि कुछ कैटालिस्ट की और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं।
देखिए एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट, फर्स्ट एबिलिटी क्या है, एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी होती है वही क्या होती है, उसकी एबिलिटी होती है। तो एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड ऑफ इनफ स्ट्रेंथ विथ गैस मॉलिक्यूल्स। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्या है कि जो कैटालिस्ट है आपका, जो आपका कैटालिस्ट है, वो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, गैसियस मॉलिक्यूल के साथ इनफ स्ट्रेंथ का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इनफ स्ट्रेंथ का बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को अच्छे से एड्सॉर्ब करके रख रहा है, उसको डिसॉल्व नहीं होने दे रहा इजीली। ठीक है, पहले वो एड्सॉर्ब होगी, इनफ स्ट्रेंथ का बॉन्ड बना के वो दोनों क्या करेगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, फिर वो अपने पुराने बॉन्ड को ब्रेक करेगी और वहां से मूव करेगी। ठीक है, तो इनफ बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड फॉर्म करता है कैटालिस्ट। तो ये एबिलिटी ओनली एंड ओनली डी ब्लॉक मेटल्स ही शो कर सकते हैं। ऐसी एबिलिटी किसके पास है, ओनली और ओनली डी ब्लॉक मेटल्स के पास है। तो ग्रुप 5 से लेकर 11 तक के जितने भी मेटल्स है आर हैविंग गुड कैटालिस्ट एक्टिविटी। जो ग्रुप 5 से लेकर 11 तक के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मेटल एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक मेटल एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे गुड कैटालिटिक एक्टिविटी के शो करते हैं। फिर आगे देखिए सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक, सिलेक्टिविटी। देखिए जो एक कैटालिस्ट होता है वो फिक्स एक रिएक्शन में ही, मतलब एक फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। अगर आपने दूसरा कैटालिस्ट वहां पर ले लिया तो आपका प्रोडक्ट अदर अलग फॉर्म हो सकता है या फिर रिएक्शन नहीं भी हो सकती। तो कैटालिस्ट कैन ओनली कैटालाइज स्पेसिफिक रिएक्शन टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एक कैटालिस्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए तो एक फिक्स, आपको स्पेसिफिक कैटालिस्ट ही लेना पड़ेगा, आपको वही कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कैटालिस्ट आप नहीं ले सकते। जैसे रिएक्शन लिखी मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस दोनों कंबाइन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन देखो, 3 रिएक्शन और तीनों के लिए अलग अलग कैटालिस्ट का यूज किया है। अगर इन दोनों के लिए दो रिएक्टेंट सेम है, रिएक्टेंट के लिए अगर आपने कॉपर जिंक ऑक्साइड डॉट Cr2O3, कॉपर या फिर जिंक ऑक्साइड डॉट Cr2O3 इस तरह का कैटालिस्ट लिया आपने, तो आपको क्या फॉर्म होगा, आपको मिथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको मिथेनॉल मिलेगा। CO प्लस हाइड्रोजन गैस, कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस कंबाइन होगी कब, जब ये कैटालिस्ट आपके पास प्रेजेंट होगा जिंक ऑक्साइड डॉट Cr2O3, तो आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिथेनॉल मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर आपने सिर्फ कॉपर ले लिया तो आपको कौन मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और यहां पर सिर्फ आपने अगर निकल ले लिया तो आपको कौन मिल जाएगा, मीथेन गैस प्लस वाटर। तो क्या हुआ, देखो रिएक्टेंट सेम थे, आपने डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट लिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिला। अब इसी रिएक्शन के थ्रू अगर आपको सिर्फ मिथेन, आपको फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो आपको कौन सा कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, कॉपर कैटालिस्ट ही यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर निकल या फिर जिंक ऑक्साइड डॉट Cr2O3 को यूज नहीं कर पाओगे। तो यही है कि एक कैटालिस्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ अब मेन टॉपिक है कैटालिस्ट के ऊपर, लास्ट कैटालिसिस है जो क्या है, एंजाइम कैटालिसिस। ये वैसे बायो का टॉपिक है लेकिन हमारे केमिस्ट्री में भी आता है, तो आज हम इसे भी सीखेंगे। ठीक है, तो एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड एनिमल्स। एंजाइम क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर भी एंजाइम होता है। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं होगा लेकिन आपको पता है, आपको अगर बायो का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसके लिए एंजाइम की नीड होती है। एंजाइम में होता क्या है, एंजाइम के अंदर, एंजाइम में होता है क्या, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और इन प्रोटीन्स के अंदर कुछ एक्टिव साइट होती है। इन प्रोटीन्स के अंदर कुछ एक्टिव साइट होती है। कैसी एक्टिव साइट होती है, जैसे कि देखिए एसिड ग्रुप लिखा है मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइड ग्रुप, ऐसे कुछ एक्टिव साइट होती है। ठीक है, समझ जाना इसका यूज क्या होता है, मैं बताता हूँ आगे। एंजाइम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन के अंदर कुछ एक्टिव साइट होती है। कैसी एक्टिव साइट होती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अमाइड जैसे एक्टिव साइट होती है। अब यहाँ पर जो एंजाइम कैटालिसिस होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं, उस रिएक्टेंट का नाम क्या रखा है यहाँ पर, जिस रिएक्टेंट को क्या बोलते हो आप, सबस्ट्रेट बोलते हो। क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट बोलते हो। अब क्या होता है रिएक्शन में, ये जो सबस्ट्रेट होते हैं, ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके
कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो ये होता है एंजाइम कैटालिसिस। क्या होता है, देखो रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसे आप रिएक्टेंट बोलते हो, लेकिन उस रिएक्टेंट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंजाइम कैटालिसिस में सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये सबस्ट्रेट क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, कैटालाइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कैसे वर्क होता है इसको भी मैं आपके समझाता हूँ कि मैं एंजाइम कैटालिसिस की मैकेनिज्म भी लेकर आया हूँ। ठीक है, तो समझते जाते हैं धीरे धीरे, चलिए मेरे साथ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं पहले एंजाइम की। पहला है हाईली एफिशिएंसी। ये क्या होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। क्यों, क्योंकि एक एंजाइम मॉलिक्यूल कैन बी कैटेलाइज्ड 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर मिनट। एक एंजाइम मॉलिक्यूल, एक ही एंजाइम मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, 1 मिनट के अंदर, पर मिनट के अंदर क्या कर सकता है, 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, कैटालाइज कर सकता है। इसलिए क्या होते हैं, ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्ता होता है इस रिएक्शन में। नाउ सेकेंड, कुछ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है। ये भी क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक ही होते हैं नेचर में, जैसे हमने कैटलिस्ट के ऊपर बात की है। देखो जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उन्हीं को आप एंजाइम बोलते हो। ठीक है, ये भी एक कैटलिस्ट की जैसे वर्क करते हैं। क्या होता है, देखो फर्स्ट मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ स्पेसिफिक इन नेचर का। इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर कन्वर्ट करना है, शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको इन्वर्टेज नाम का एंजाइम चाहिए। कौन सा चाहिए, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम चाहिए। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, शुगर को अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम चाहिए। इसको आप याद रख सकते हो डायरेक्ट, जो ये प्रोसेस है शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को कहते हो आप इन्वर्जन ऑफ शुगर। और इन्वर्जन से आप याद रख सकते हो कि कौन सा आपको यहाँ पर एंजाइम चाहिएगा, तो इन्वर्टेज एंजाइम चाहिएगा। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन याद हो जाएगी। फिर है आपके पास ग्लूकोज को अगर आपको इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, जाइमेज एंजाइम चाहिए। फिर तीसरी रिएक्शन देखो, स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करना है, स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, डाइस्टेज एंजाइम चाहिए। और फिर माल्टोज को फर्दर आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, माल्टेज एंजाइम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर में। एक फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स तरह के एंजाइम ही यूज करने पड़ते हैं, आप दूसरे एंजाइम को यूज नहीं कर सकते। यूरिया प्लस वाटर को अगर अमोनिया के अंदर चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, यूरिएस चाहिए। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, आप 7th 6th क्लास से पढ़ता रहे हो। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लैक्टोबैसिलस एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वही लिख दिया मैंने, लैक्टोबैसिलस एंजाइम। ठीक है, नाउ प्रोटीन को प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, पेप्सिन नाम के एंजाइम चाहिए। ठीक है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है प्रोटीन की। प्रोटीन को पेप्टाइड में डीकंपोज करने के लिए आपको पेप्सिन नाम के एंजाइम चाहिए। फिर इस पेप्टाइड को फर्दर अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ये अमीनो एसिड आपकी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता रहता है, कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम चाहिए। तो ये बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि आपका जो एंजाइम होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स एंजाइम ही यूजफुल होते हैं, दूसरे एंजाइम को यूज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये जो एंजाइम होते हैं ये किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं। मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर इनकी वर्क करने की एफिशिएंसी क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हो आप, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हो। और ये टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, तो 298 केल्विन टू 310 केल्विन तक होती है, 310 केल्विन तक होती है। ठीक है, इसी तरह से होता है ऑप्टिमम पीएच। इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है पर आपको समझ में आ जाएगी, एक ऐसी पीएच रेंज जहां पर एंजाइम की वर्क करने की एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये पीएच रेंज कितनी होती है, 5 to 7 तक होती है, मतलब कि बेस एसिडिक रेंज में होती है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लास्ट, को एंजाइम्स है और एक्टिवेटर्स। को एंजाइम्स और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, देखो नाम में दिख रहा है एक्टिवेटर्स, मतलब कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं वो समझते हैं हम सीधा।
These are the non-protein vitamins which increases the enzyme activity. ये क्या होते हैं एक्टिवेटर्स? नॉन प्रोटीन वाइटामिन होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे? दिस को एंजाइम्स कंटेन मेटल आयंस। ये जो नॉन प्रोटीन वाइटामिन है, जो को एंजाइम है, इनके अंदर क्या होते हैं? कुछ मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कोबाल्ट, कॉपर, इस तरह के। ये क्या करते हैं? ये कंबाइन होते हैं एंजाइम के ग्रुप के साथ। जैसे अभी हमने देखा था कि एंजाइम के अंदर क्या होता है, कुछ एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। जैसे हमने इसकी बात करते हैं COOH को, तो COOH में मान लीजिए पोटेशियम आया। पोटेशियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या फॉर्म करेगा? COO- एंड K+। तो क्या हुआ? पहले ये वीक था, देखिए यहाँ पर कोई भी पोलरिटी नहीं थी और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है, ठीक है। तो ये वीक ग्रुप था, तो इसने क्या किया? पोटेशियम ने आके इसको क्या किया? एक्टिव किया। एक्टिव कैसे किया? यहाँ पर देखो पोलरिटी जनरेट की। इस पोलरिटी जनरेट होने की वजह से अब क्या होगा? सबस्ट्रेट यहाँ पर इजिली क्या हो जाएगा? एड्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई? पोलरिटी जनरेट हुई है। तो ये इजिली क्या होगा? सबस्ट्रेट इस पे एड्जॉर्ब होगा, और सबस्ट्रेट जब इस पे इजिली एड्जॉर्ब होगा तो ये उसको फास्ट कैटालाइज्ड कर सकता है। तो क्या किया? इन को एंजाइम्स और एक्टिवेटर्स के अंदर में क्या हुआ? कुछ मेटल आयंस थे, इन मेटल आयंस ने क्या किया? एंजाइम की एक्टिव साइट को एक्टिव किया, उसमें पोलरिटी जनरेट की। इस पोलरिटी जनरेट होने की वजह से सबस्ट्रेट इस पे इजीली एड्जॉर्ब होंगे, इस पे इजीली बाइंड होंगे और कैटालाइज होंगे। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डीएक्टिवेटर्स भी आते हैं। डीएक्टिवेटर्स क्या करेंगे? एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब अब हम लास्ट सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसे की लॉक मैकेनिज्म भी कहते हो। देखो मैं आपको समझाऊंगा, ये तो आपको लगेगा क्या बच्चों वाली चीजें समझा रहे हैं सर आज, लेकिन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाला चैप्टर है ये। आई होप आपको प्रॉब्लम हो रही होगी थ्योरी में, लेकिन ये थ्योरी वाला चैप्टर है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन ही बनेगा आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये पढ़ना ही है, ठीक है। तो आई होप आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। इसे की लॉक मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि आखिर होगा क्या। देखिए आपको नॉलेज हो तो आपके घर का ताला, आपने मान लीजिए आपके घर पे, घर के बाहर ताला लगाया और आप चाबी लेकर चले गए, ठीक है। फिर मान लीजिए आपके फादर आए और फादर के पास दूसरी चाबी नहीं है, तो क्या उस ताले को खोल सकते हैं क्या? मान लीजिए फादर ने अपनी गाड़ी की चाबी उसके अंदर लगाई, ताले के अंदर, क्या खुलेगा ताला? नहीं, गाड़ी की चाबी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो मतलब हुआ क्या? उस ताले को खोलने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए गाड़ी की चाबी यूज नहीं कर पा रहे हो। फिर मान लीजिए आपके फादर ने क्या किया? पड़ोसी से चाबी मांगी ताले की, उनके ताले की, और उससे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके ताले की चाबी से आपका घर का ताला खुल सकता है क्या? लॉक खुल सकता है क्या? नहीं खुल सकता है। तो मतलब अगर आपके घर के लॉक को खोलना है तो कौन सी की चाहिए? उसी पर्टिकुलर लॉक की चाहिए। मतलब कि उस लॉक को खोलने के लिए पर्टिकुलर की चाहिए जो का उसी लॉक की होगी। वो किसके पास है? आपके पास। तो जब आप आओगे तभी वो लॉक खुल सकता है। तो यही चीज समझाना है यहाँ पर इस एंजाइम कैटालिसिस में, कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की नीड है। जिस तरह से आपके स्पेसिफिक एक आपके घर के ताले के लिए, लॉक के लिए आपके ही उसी लॉक की रिक्वायरमेंट है, पड़ोसी के लॉक से, उसके लॉक की से नहीं खुल पा रहा है। वही चीज यहाँ पर है कि एंजाइम क्या करता है। ये एंजाइम के अंदर कुछ कैविटीज होती है। क्या होती है? जैसे आपके चाबी में होती है ना कैविटी, कैविटी के साथ जैसे ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या कैविटी है, ठीक है। ये कैविटी क्या करती है? ये एंजाइम के अंदर जो कैविटी होती है, यहाँ पर क्या होता है? कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो कुछ अमाइड है या फिर कार्बोक्सिलिक है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप, इनकी जैसे एक्टिविटी एक्टिव साइट है, वैसे ही सेम एक्टिव साइट किसके अंदर होगी? सबस्ट्रेट के अंदर भी प्रेजेंट होगी। देखिए आपके घर के ताले की चाबी है, उसमें भी कुछ ऐसा ऐसे ऐसे कुछ टीथ दिखते हैं, ठीक है। उस पर कुछ दिखता है उभरा पोर्शन, और आपका जो ताला होगा उसमें भी कुछ ऐसा पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तो क्या करेगा आप? ये जो आपका फर्स्ट में लिखा है ये क्या ना आपका एंजाइम है, और ये कौन आपका सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है। तो क्या क्या इस तरह की ये क्या है? अब सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है। तो इसके लिए इसको अगर खोलना आपको, अगर इसको आपको खोलना है तो ऐसा ही क्या चाहिए? उसकी टीथ ऐसे ही चाहिए। तो ये जो आप
की लेके आए हो, जो एंजाइम लेके आए हो, इसके टीथ को देखिए, इसका टीथ इसमें इजीली फिट हो सकता है क्या सबस्ट्रेट में? हाँ, इजीली फिट हो सकता है। तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट में इजीली फिट हो जाएगा। फिट होकर क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट वाला एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, अब क्या करेगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा और इसको क्या करेगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तब देख पा रहे हो, जो सबस्ट्रेट था उसको क्या कर दिया उसने, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यही था की लॉक मैकेनिज्म। बहुत सिंपल है। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर क्या करता है, उसको प्रोडक्ट के अंदर कैटालाइज कर देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है। तो ये आप की लॉक सिस्टम से समझ सकते हो। आपके घर का जो लॉक है उसके अंदर जैसा पोर्शन होगा, अंदर जो लॉक के अंदर जो होता है ना, चाबी जहाँ डालते हो आप उस खुलता है, तो वहाँ जैसी कैविटी होगी वैसी ही कैविटी आपके की के ऊपर भी कैविटी होगी। जैसे ही देखो एक्टिव साइड वहाँ पर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो टीथ कह सकते हो उससे आप, ठीक है, उभरा हुआ जो पोर्शन होता है। तो इससे क्या होता है, आपके घर का लॉक खुल जाता है। तो ये होता है एंजाइम मैकेनिज्म, एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म। ठीक है, अब कुछ थ्योरी पोर्शन भी लिखा मैंने आपके लिए। इफ द कैविटी पैटर्न ऑफ एंजाइम मैचेस विथ सबस्ट्रेट देन ओनली द एंजाइम कैन कैटालाइज द रिएक्शन। अगर आपकी जो कैविटी साइट है एंजाइम की, वो सबस्ट्रेट के जैसी ही है, सबस्ट्रेट के साथ अगर वो मैच हो रही है, तब भी वो उसे कैटालाइज कर सकता है। अगर इस एंजाइम की जगह मैं कुछ इस तरह का एंजाइम ले आता, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से अगर एंजाइम ले आता, ठीक है, ये मान ली कोई नया मैं एंजाइम ले आया, ठीक है, तो क्या इसकी एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट की तरह है क्या? नहीं है। तो ये जो एंजाइम मैं लेके आया हूँ ये कैटालाइज नहीं कर पाएगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये था एंजाइम मैकेनिज्म, एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म। नाउ नाउ लास्ट टॉपिक है कैटालिसिस के ऊपर। वो लास्ट टॉपिक क्या है, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, जैसे उसे क्या कहते हो, जियोलाइट्स कहते हो। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो शेप को सिलेक्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आपके सबस्ट्रेट की शेप है कुछ ट्रायंगल टाइप, तो आपका जो एंजाइम आने वाला है उसके अंदर भी ट्रायंगल की जैसी कैविटी प्रेजेंट होगी। तो ये सबस्ट्रेट क्या होगा, इस कैविटी के अंदर फिट हो जाएगा और फिर ये एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और उससे क्या फॉर्म होगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब कि जो एंजाइम लेके आ रहे हो उसके अंदर जो कैविटी की शेप है वो सबस्ट्रेट के जैसी ही होनी चाहिए। जैसे मैं अगर ये स्क्वायर वाला एंजाइम ले आऊँ, जैसे स्क्वायर वाली कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, शेप प्रेजेंट है इसके अंदर, एंजाइम के अंदर तो स्क्वायर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल इसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो ये जो एंजाइम मैं लेके आया हूँ ये मेरी रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। मेरी रिएक्शन कौन कैटालाइज कर सकता है, सिर्फ ये वाला एंजाइम ही कैटालाइज कर सकता है। तो ये क्या हुआ, शेप को क्या किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, एंजाइम ने भी शेप को सिलेक्ट करके फिर उसको कैटालाइज किया। तो इसके लिए आपको जियोलाइट्स समझना पड़ेगा कि ये जियोलाइट्स क्या होते हैं। तो जियोलाइट्स आर एल्यूमिना सिलिकेट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, एल्यूमिना सिलिकेट्स होते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, नाउ एल्यूमिना सिलिकेट्स क्या होते हैं, तो एल्यूमिना सिलिकेट्स क्या होते हैं, व्हेन कुछ एल्यूमिना सिलिकेट्स क्या होते हैं, सिलिकॉन एटम को, व्हेन सम सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम इन 3D ऑफ SiO2। ठीक है, जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है उसका 3D स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर मैंने। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में कुछ सिलिकॉन एटम को देखो, जैसे यहाँ पर सिलिकॉन था, यहाँ पे भी पहले सिलिकॉन था, उस सिलिकॉन को क्या किया, एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, एल्यूमिना सिलिकेट्स बन गया, जिसे आप क्या कहते हो, जियोलाइट्स कहते हो। अब क्या होगा, यहाँ पर और भी इस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से पूरा फॉर्म हो गया। ठीक है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ बनाने की। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर ये कुछ पोर्शन दिख रहा है आपको, वैकेंट पोर्शन। ठीक है, ये बाकी यहाँ पर आपके एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी एटम है आपका, ये सारे एटम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको एक वैकेंट पोर्शन दिख रहा है। ये जो वैकेंट पोर्शन है इसे क्या बोलते हो, पोर बोलते हो। क्या बोलते हो, पोर्स। ये जो पोर्स होती है ये स्पेसिफिक साइज की होती है, जो जियोलाइट की सरफेस के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करेगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगी, इसके अंदर एड्सॉर्ब करेगी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी इसी तरह का दिखना चाहिए, कुछ इसी पोर्स के साइज का होना चाहिए। ये मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है, इसकी शेप देखिए और आपके पोर्स की शेप देखिए, जियोलाइट्स के अंदर जो पोर्स है उसकी शेप देखिए, दोनों शेप क्या है, सेम है। तो ये रिएक्टेंट को क्या करेगा, अपने अंदर एड्सॉर्ब करेगा और फिर से क्या करेगा, कैटालाइज करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने लिखा है पोर्स ऑफ स्पेसिफिक साइज इन द सरफेस ऑफ जियोलाइट्स ऑन विच रिएक्टेंट ऑफ स्पेसिफिक शेप्स एंड साइज कैन एडसॉर्ब। जो पोर्स प्रेजेंट है कैटालिस्ट के अंदर, आपके जियोलाइट्स के अंदर जैसी पोर्स प्रेजेंट है वैसे ही पोर्स किसके अंदर, वैसे ही पोर्स की साइज के और शेप के जैसा क्या होना चाहिए, आपका रिएक्टेंट होना चाहिए। वो रिएक्टेंट इसके अंदर आके एडसॉर्ब होगा और क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ जियोलाइट का। क्या एग्जांपल है, ZSM5। ठीक है, ZSM5 एक एंजाइम कैटालिसिस का नाम है, जियोलाइट का नाम है सॉरी। जो किसके लिए यूजफुल होता है, ये काम होता है इथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। इथेनॉल को गैसोलीन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ZSM5 नाम का जियोलाइट्स की नीड होती है। और गैसोलीन को आप पेट्रोल भी बोल सकते हो। तो सिंपल सा, इथेनॉल को पेट्रोल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, ZSM5 जैसा ZSM5 वाला जियोलाइट्स चाहिए। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने हमने क्या पढ़े, हमने कैटालिस्ट की एक्टिविटी पढ़ी कि एक कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है, उसकी मैकेनिज्म पढ़ी। कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है। इस सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल वीक एट्रैक्शन फोर्स के थ्रू यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से जो हीट रिलीज होती है, वो हीट जो रिलीज हुई वो हीट क्या करेगी, एज अ एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में वर्क करेगी। और ये हीट क्या करती है, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो जो गैसियस मॉलिक्यूल थे उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके इनके बीच में क्या करेगी, प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। ठीक है, और फिर क्या करेगी, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो ये अपने पुराने बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करके इस कैटालिस्ट की सरफेस को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, जिसकी वजह से नए गैसियस मॉलिक्यूल आकर इस पे एडसॉर्ब हो सकते हैं। तो ये होता है एक कैटालिस्ट का वर्क। इस तरह से वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। फिर हमने हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कैटालिस्ट की, कि देखा कि एबिलिटी कैटालिस्ट कौन बन सकता है। तो सिर्फ ग्रुप 5 to 11 तक के जो मेटल्स है वो ही कैटालिस्ट बन सकते हैं। जो डी ब्लॉक मेटल्स होते हैं इनकी कैटालिस्ट के बनने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर हमने देखा कि जो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। मतलब कि एक सिलेक्टिव रिएक्शन के लिए एक सिलेक्टिव कैटालिस्ट का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है और एंजाइम क्या होते हैं। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए आपको जिस कैटालिस्ट की नीड होती है उस कैटालिस्ट का नाम क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम कैटालिसिस हमने आज सीख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, रिव्यू दीजिएगा आज के लेक्चर के ऊपर कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।